नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चैप्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और क्वेश्चन का नाम भी यही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि जब भी इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी, किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया, और अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा कि भाई अंग्रेजों ने क्या क्या किया शुरुआत में, और फिर बताऊंगा कि इकोनॉमी की हालत क्या थी। ठीक है, आफ्टर 200 years of the British rule, when the country got independence on 15 August 1947, it was a typical underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant and disintegrated economy। तो हमारी इकॉनमी जब 15 अगस्त को आज़ाद हुई है, 200 साल जो अंग्रेज़ों का राज है उसके बाद, तो जो हमारी इकॉनमी है, एक तो वो अंडर डेवलप थी, सेमी फ्यूडल थी, ज़मींदारी सिस्टम टाइप चल रहा था, मालवाड़ी सिस्टम, ये सिस्टम वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और बैकवर्ड थी काफ़ी ज़्यादा, स्टेगनेंट, स्थिर ग्रोथ रेट जो था उसका स्टेबल रह गया था, और डिसइंटीग्रेटेड। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है, द बल्क ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज पुअर, ज़्यादातर लोग तो गरीब थे। एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड देयर वाज लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड था, जिसको काश्तकारी भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड था, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो तकरीबन ना के बराबर था। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इक्का दुक्का थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सेटिंग करके अपनी फैक्ट्रीज खोल ली थी। बाकी जो आम बंदा था उसके छोटे मोटे बिजनेस ना के बराबर थे। ठीक है, द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया with two main motives, that is to fetch raw materials from India for growing British industries and to sell British made finished products in the vast Indian markets। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया में रूल करने का दो ही मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव, इंडिया से जितना रॉ मटेरियल वगैरह वो अपनी जो इंडस्ट्रीज वगैरह उनके लिए ले जाओ, लूट के ले जाओ यहाँ से। ठीक है, सस्ते रेटों पे ले जाओ, और जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सामान बनाती थी उसको यहाँ पे आके बेचो सस्ते रेटों पे, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए। इसके साथ साथ ये तो इकोनॉमिक्स में जो मोटिव हैं वो थे, उसके साथ साथ जो इंडिया की जो वास्ट वेल्थ है उसको लूटना, राजे महाराजों को लूटना। ठीक है, इस टाइप के उनके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी थे। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया की उस टाइम पे क्या हालत थी। ए हेडिंग मैंने बनाई है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। कैसे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्यों? अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आप पेपर में डेफिनेशन वगैरह लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोडारो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा एक एमिनेंट नेम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू टोडारो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर आर लो लेवल्स ऑफ इनकम। उनका मानना था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इनकम काफ़ी लो होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, लो पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम अब क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, नहीं पता तो मुझे नीचे कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। लो कंजम्पशन लेवल, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट्स एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में ऐड करेंगे तो टीचर देख के इतना खुश होगा ये डेफिनेशन कि आपको बड़े अच्छे नंबर देने वाला है। ठीक है, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स थे या फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहला, लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो पर बंदे की इनकम थी वो काफ़ी लो थी। इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड बोलना भूल गया, जो कोई भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसकी सबसे पहली निशानी यही है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो होता है, पर बंदे की इनकम काफ़ी लो होती है। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट ₹230 इन इंडिया। तो जब हम 1947-48 की बात कर रहे हैं तो जो पर कैपिटा इनकम इंडिया में थी वो ₹230 के आसपास थी, जो कि काफ़ी लो है। ठीक है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। ज़्यादातर लोग गरीब, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ठीक है, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 मील्स अ डे। लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि 2 टाइम का खाना खा सकें। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग।
कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, शेल्टर मतलब घर नहीं होता था खुद का। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोगों के पास कोई जॉब्स ही नहीं थी। रफली 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट, 90% लोग अनपढ़ थे। इंडियंस हैड अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जितने भी इंडियंस थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो थी। खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा लो थी उस टाइम पे। इस वजह से हम ये कह देते हैं कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड निशानी आ जाती है अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की, कि वो एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है। तो ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उसमें यही देखा जाता है कि एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है, और एग्रीकल्चर से जो नेशनल इनकम का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से, जिसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, वहाँ से कम जो है शेयर होता है जीडीपी का। ठीक है, इंडियन इकॉनमी वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, इंडियन इकॉनमी एक एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। इन 1948 अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर 1948 का डाटा उठा के देखें तो 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे। 50% ऑफ द नेशनल इनकम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। अब 70% लोग काम कर रहे हैं, मगर पूरे देश की जो नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 50% है। ठीक है, बट एग्रीकल्चर इटसेल्फ वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में काफ़ी बैकवर्ड था। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी लो, पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो भी माल बनता था क्विंटल्स में, वो काफ़ी कम था। कितना था ये मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का जो चैप्टर कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि पहले इतना होता था, अब इतना होता था, वो एग्रीकल्चर का चैप्टर डिफरेंट है। ठीक है, इन 1947 पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वाज 710 kg इन इंडिया एज अगेंस्ट 2468 kg इन इजिप्ट। तो उस टाइम पे जो हल्का फुल्का सा अपने डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे 1947 में पर हेक्टेयर जो हम राइस उगाते थे वो 710 kg था। अगर इसके अगेंस्ट देखें तो उस टाइम पे जो इजिप्ट है उसमें 2468 kg था। अब कई बच्चे कहेंगे 68, 67, 69 ये भी तो हो सकता है। अब ये डाटा उस टाइम के डाटा है, एग्जैक्ट है नहीं है क्या है, ये आपने ये कंपैरिजन करना है। इंडिया का डाटा तो एग्जैक्ट लिख देना, बाहर का थोड़ा ऊपर नीचे भी लिख लोगे तो टीचर को क्या पता। अब हमें क्या पता, हम इजिप्ट की बुक्स थोड़े ना छांट के देख रहे हैं, समझ के बात। लाइकवाइज, बट इतना भी ज़्यादा डिफरेंस ना लिख देना, 1 लाख किलो ना लिख लेना, ताकि टीचर को ये ना लगे कि कुछ ज़्यादा ही गप मार दी बच्चे ने। ठीक है, लाइकवाइज पर कैपिटा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वाज 660 kg इन इंडिया इन द सेम ईयर। तो अगर हम लगाएं वीट की प्रोडक्टिविटी और राइस की प्रोडक्टिविटी, वो काफ़ी लो थी। आजकल के टाइम पे इससे कई गुना ज़्यादा है। कितनी गुना ज़्यादा वो मैं आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो थी उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, देयर वॉज वेरी लिटिल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ, शुगर, मैच बॉक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो ये चीज़ें बना रही थी, कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ्स, शुगर, मैच बॉक्स एट्सेट्रा, छोटी मोटी चीज़ें बना रही थी। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक मशीनरी, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील एट्सेट्रा वर वेरी फ्यू इन नंबर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनका जो नंबर था वो काफ़ी कम था। इन 1947 प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज ओनली 26 लाख टन्स, ऑफ शुगर जस्ट 10 लाख टन्स, एंड दैट ऑफ क्लोथ वाज जस्ट 421 करोड़ स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें ये बताया कि भाई जो प्रोडक्शन होती थी वो काफ़ी कम होती थी। ठीक है, अब आपको डाटा इसमें ऐड करना ही करना है ताकि टीचर देख के खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दैट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा वाज वेरी पुअर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेयरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स वाज 53,596 किलोमीटर्स। अब ये मत कहना 96 नहीं तो 97 भी तो हो सकता था। ये डाटा जो सरकारी डाटा है वो है ये। ठीक है, पक्का रोड्स जो बनी हुई थी, जो कवरेज थी वो थी 155,000 किलोमीटर्स ओनली, और आज अगर देखें तो इससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, कई मल्टीपल टाइम ज़्यादा है। तो उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था। ठीक है, नेक्स्ट हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ज़्यादातर हम बाहर से चीज़ें जो आती थी उन पे डिपेंड करते थे और ख़ुद अपने घर में कम चीज़ें बनाते थे। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मशीनरी वगैरह और जो मशीनें फैक्ट्रीज़ के लिए वो ज़्यादातर बाहर से आती थी और यहाँ पे ना के बराबर बनती थी। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेड
heavily on foreign imports for most of the defense equipments. जो हमारी आर्मी थी वो बंदूकें, गोलियां, ये वो ज़्यादातर चीज़ें हमारी बाहर से आ रही थी. आजकल हमने काफ़ी तरक्की कर ली है हमारे डिफेंस सेक्टर ने, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पे बनानी शुरू कर दी. ठीक है. बिसाइड्स सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सुइंग मशीन, सिलाई मशीन जिसको कहते हैं, और मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स एट्सेट्रा यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें, ये बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी उस टाइम पे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. अर्बन मतलब शहरी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती थी. अगर शहरों में लोग कम रहेंगे और पिंडों में या विलेजेस में लोग ज़्यादा रहेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम होगा, और कोई तो काम ही नहीं होगा. समझ गए ना आप बात. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूज टू लिव इन विलेजेस. इंडिपेंडेंस जब हमने हासिल की तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ज़्यादातर जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे. इन 1948 only 14% of the population used to live in urban areas and 86% in rural areas. तो डाटा हमें बताता है कि 86% लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे और 14% ही सिर्फ शहरों में रहते थे. Thus out of every 7 persons, 6 used to live in villages and only 1 person used to live in urban areas. तो एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि भाई 7 में से 6 बंदे तो विलेजेस में रहते थे और एक ही बंदा जो है शहरों में रहते थे जॉब के लिए या किसी भी वजह से. पीपल इन रूरल एरियाज वर मोस्टली इरिटेट विद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ज़्यादातर जो विलेजेस में लोग रहते थे इलिटरेट होते थे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो होते नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा लो थे इस जो विलेजेस वगैरह में. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इलिटरेसी. अब आप मुझे ये ना कहना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जमींदार वगैरह विलेजेस में रहते थे उनके तो हाई थे, तो वो तो माइन्यूट परसेंटेज होगी ना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इलिटरेसी. अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी. इलिटरेसी इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. इलिटरेसी जो है कॉज ऑफ पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी होती है तो बंदे इलिटरेट रह जाते हैं, एंड इट इज़ बोथ द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी होती है तो इलिटरेट हो जाते हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ नहीं पाते. इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर. तो जब इलिटरेट होगा तो लेबर की एफिशिएंसी भी कम होगी, काम करने का तरीका तो आता नहीं होगा. ऑन अकाउंट ऑफ इलिटरेसी पीपल फेल टू मेक द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. क्योंकि लोग इलिटरेट थे, वो एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में शर्माते थे, हेजिटेट करते थे, और वो पुराने तरीक़ों से काम करते थे और इंडस्ट्री भी नहीं खोल पाते थे, उनको नॉलेज तो होती नहीं थी. दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड कमर्स ऑन मॉडर्न लाइन्स. तो मॉडर्न तरीके से वो ट्रेड एंड कमर्स या अपना बिजनेस नहीं चला पाते थे. अनफॉर्चुनेटली इलिटरेसी वॉज रैम्पेंट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी. इन 1948 रेट ऑफ लिटरेसी वॉज 18%. मतलब सिर्फ 18% लोग थे जो पढ़े लिखे थे. दस 82% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज इलिटरेट. 82% लोग जो थे अनपढ़ थे इंडिया में 1947 में. ठीक है. परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन एंड इन विलेजेस वॉज वेरी लार्ज. तो विलेजेस में तो इलिटरेसी पहले ही बड़ी हाई थी, और जो वुमेन है उसको भी डिस्करेज किया जाता था, जो गर्ल्स हैं उनको भी डिस्करेज किया जाता था स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाने में. तो जो विमेन है उनके जो परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी है उनमें भी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है. नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स थे सारे के सारे ये तो अंडर डेवलप इकॉनमी के अंडर आते हैं. नेक्स्ट स्टेगनेंट इकॉनमी के पॉइंट्स में कराता हूँ. तो स्टेगनेंट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसकी ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल सी रहती है, कोई बढ़ती नहीं है. ठीक है. तो बी पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट इकॉनमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस Indian economy was stagnant economy. Indian economy stagnant economy थी. A stagnant economy is one in which there is very little change in the growth rate of the economy. तो stagnant economy एक ऐसी economy मानी जाती है जिसमें काफ़ी little change होता है growth rate में, ना के बराबर growth rate होता है. ठीक है. For a period of about 100 years during British rule, growth rate of per capita income was about 0.5% per annum. तो तकरीबन जो ब्रिटिश रूल है उसके जो लास्ट 100 ईयर्स थे उसमें अगर हम देखें तो जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% है पर एनम, जो कि बहुत कम है. ठीक है. द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1896 टू 1945 इज शोन विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल. तो इसमें यह बताया कि ग्रोथ रेट जो है इंडियन इकॉनमी की जो 1896 में और 1904 तक इतने परसेंट रही, और 1905 से 15 तक इतने परसेंट रही, और जो 1916 से 25 में नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, 26 से 35 में भी नेगेटिव ग्रोथ रेट और नेगेटिव ग्रोथ रेट. तो कहने की बात यह है अंग्रेजों ने तो हमें लूटा ही लूटा है. ठीक है. तो सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी, दैट इज colonial exploitation, feudal system of production and backward agriculture
डिपेंडिंग मेनली ऑन रेनफॉल। ये जो स्टेबल ग्रोथ रेट है या फिर ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, इसकी कई वजह हैं कि हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारे ऊपर हुई, हमारे को जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया। दूसरी वजह है हमारा जो फ्यूडल सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपने टॉप पे चल रहा था और गरीबों पे काफ़ी जुल्म किया उसने। इसके ऊपर तो कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बारिशों पे डिपेंड करता था, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते थे। बारिश होगी तो क्रॉप हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो कहानी ख़त्म, ठीक है। और हमारी इकॉनमी ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, तो ये तो एग्रीकल्चर के जुए पे ही डिपेंड, मतलब रेनफॉल के जुए पे ही डिपेंड करती थी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज यूजिंग आउटडेटेड टेक्निक्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कुछ इंडस्ट्रीज थी पुराने ज़माने की टेक्निक यूज़ करती थी, जिससे उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती थी, तो वो भी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फ्री जो पॉलिसी है, फ्री ट्रेड पॉलिसी वो अपनाई। जो बाहर से अपना सामान आता था उसके ऊपर तो कोई टैक्स लगाते नहीं थे, और टैक्स नहीं लगाते थे तो उनकी कॉस्टिंग कम बन जाती थी, तो ब्रिटिश गुड्स ही हमारे इंडियन मार्केट्स में बिकते थे ज़्यादातर। बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी इंपोर्टेड गुड्स वर सेलिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स कुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। तो जब बाहर का सामान ही सस्ते रेट पे बिकेगा तो यहाँ का जो सामान है वो अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। समझ की बात। On the account of stagnation of the economy, India continued to be a backward country. तो अगर ये stagnant economy over the period of रही तो backward ही रहेगी ना, backward economy ही रहेगी, तो backward economy ही रही हमारी सारी की सारी, ठीक है। अब C point आ जाता है semi feudal economy, ठीक है, very important. On the eve of independence, Indian economy was neither wholly feudal nor a capitalist economy. ना ही ये पूरी तरह फ्यूडल इकोनॉमी थी, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, और ना ही पूरी तरह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बन पाई, मिक्सचर था दोनों का। इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच कैन बी कॉल्ड सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये मिक्स टाइप का स्ट्रक्चर था जिसको हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कह देते हैं। सच एन इकोनॉमी हैड अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। इनमें जो मिक्स होता है, एक तो फ्यूडलिज्म भी होता है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी हो जाती है, वो दोनों की दोनों मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है फ्यूडलिज्म। The British government introduced zamindari system and bestowed the right of ownership of land to the zamindars. तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और जो राइट्स ऑफ लैंड थे वो जमींदार को दे दिए कि भाई तू मालिक है, पूरी ज़मीनों का तू ही मालिक है। एक्चुअल कल्टिवेटर्स हैड नो लीगल राइट ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे उनका अपनी ज़मीन के ऊपर कोई हक नहीं था। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स फॉर एरियाज हैविंग परमानेंट सेटलमेंट with the rent of land continued to rise. तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना इतना देना है, और ये कह दिया कि सारे के सारे बंदे रेंट पे बैठे हुए हैं और हमें इतनी ज़मीन जो तुम्हारे पास है इसमें से इतना रेंट चाहिए पर एकड़, ठीक है। अब बारिश हो ना हो, फसल हो ना हो, सबसे रेंट लेना ही लेना है। Consequently, cultivators gave the land to subtenants for cultivation. तो जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमें तो बारह खाता नहीं, अब हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम इसको ऐसे करते हैं किसी और को सब टेनेंट रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने और आगे कल्टीवेटर्स रख लिए। Thus a long chain of middlemen between the government and the actual cultivator came into existence. इससे क्या हुआ, सरकार के बीच में और कल्टीवेटर के बीच में एक लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जिसको बिचौले कहते हैं, वो आ गए, ठीक है। These middlemen used to get a large chunk of प्रोडक्शन फ्रॉम एक्चुअल कल्टीवेटर विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो कल्टीवेटर बेचारा काम कर रहा है, ठीक है, और वो काफ़ी अपनी प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा बीच में इंटरमीडिएरीज को भी दे रहा है जो जमींदार थे, और उसके थ्रू सरकार को जा रहा है। दिस लीड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई, ठीक है। इन those parts of India where Royatwari system and Malwari tenure system were prevalent, the big farmers had given their land to tenants for cultivation. जहाँ पे रयतवारी सिस्टम और मेलवाड़ी सिस्टम था, वहाँ पे जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन लोगों को दे दी किराए पे कि भाई तुम काम करो और हमें इतना रेंट दो। उसमें में से कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे और थोड़ा बहुत खुद रख लेते थे, ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं कि बारिश हो रही है नहीं हो रही, फसल हो रही है नहीं हो रही, उन्होंने तो रेंट लेना ही लेना है। Thus, in these parts also many middlemen appeared between the actual cultivators and the government, ठीक है। In this manner
feudal relations came to be established between the landlords and the cultivators all over India. तो पूरे इंडिया में इस तरीके से जो जमींदारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम, ये जो फ्यूडलिज्म है ये फैल गई, जिससे जो एक्चुअल किसान है, जो एक्चुअल फार्मर है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलिज्म। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैपिटलिस्टिक सिस्टम was adopted in many sectors as illustrated below. तो सबसे पहला कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज। Many capitalistic industries were established such as cotton textile, jute, iron and steel, sugar, paper, etc. तो कई कैपिटलिस्टिक मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोली गई जिनमें कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट, आयरन, स्टील एंड शुगर पेपर इंडस्ट्रीज थी। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज। तो जो फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन इंडस्ट्रीज पे लगाया। Most of large industries were managed by foreign managing agencies. ज़्यादातर ये मैनेज कौन करता था? फॉरेन मैनेजिंग एजेंसीज होती थी। मैनेजमेंट सारी फॉरेनर्स की होती थी क्योंकि उन्हीं का तो पैसा लगा, ज़्यादातर पैसा उन्हीं का था। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हैड टू बिकम एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रेडर्स एंड द कैपिटलिस्ट। तो हमारे यहाँ जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस का काम था वो तो ख़त्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। अब वो क्या करते थे? वो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाके, जो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, कुछ गिनी चुनी, उनके जाके मजदूरी का काम करते थे। ठीक है, अब सेकेंड जो बी पॉइंट इसमें आ जाता है कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म काफ़ी तेज था। कैसे? एग्रीकल्चर ऑल्सो एग्जिबिटेड द साइंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैसे? टी, रबर एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस वर कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस। जैसे असम की जो टी है, या फिर ये जो क्या कहते हैं धर्मशाला हिमाचल में, यहाँ वगैरह जो टी उगती है, बड़े बड़े जो स्टेट फार्म्स थे, ये भी कैपिटलिस्टिक नेचर के थे। ये पूरी की पूरी कंपनियां इनको मैनेज करती थी। दे एंगेज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को मजदूरी पे रख लेते थे। कैपिटलिज्म वॉज ऑल्सो स्प्रेडिंग इन क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग में भी एडवांस दे देते थे किसान को कि भाई ये पकड़, इतने पैसे पकड़ और हमें ये चीज़ बना के दे, जैसे कॉटन वगैरह, ये जूट वगैरह बना के दे। ठीक है, और वो चीज़ें वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल ले जाते थे। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो इससे एग्रीकल्चर लेबरर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज सेंट टू द, मैंने 2 बार लिख दिया, वॉज सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। ठीक है, सेंट टू फॉरेन मार्केट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, पूरा का पूरा लिखता हूँ फॉरेन मार्केट फॉर सेल। ठीक है, ये थोड़ी इंग्लिश बन गई। तो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का जो मटेरियल था वो फॉरेन मार्केट पे चले जाता था फॉर सेल, मतलब ब्रिटिशर्स ले जाते थे सस्ते रेटों पे अपनी कंपनियों के लिए एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डी पॉइंट, हमारी इकॉनमी डेप्रिशिएटेड इकॉनमी थी। ठीक है, अब डेप्रिशिएटेड इकॉनमी में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वॉज डेप्रिशिएटेड इकॉनमी, जिसमें क्या आ जाता है? इन एवरी इकॉनमी एक्सेसिव यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनएविटेबली लीड्स टू देयर वेयर एंड टियर। हमने इतना ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऐसी की तैसी हो गई, वो पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए। इफ़ नो अरेंजमेंट्स are made to replace the depreciated factors, then the stock of gross capital in the country declines. तो अगर कोई एफर्ट ही नहीं मारे इन फैक्टर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं हुआ, इस वजह से जो पूरी की पूरी ग्रॉस कैपिटल है कंट्री के लिए वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि फैक्टर्स जो थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको एक्सेसिवली यूज़ किया गया। जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज़ किया कि उनकी ऐसे की तैसी कर दी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉल इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो गई। सच एन इकॉनमी इज कॉल्ड अ डेप्रिशिएटेड इकॉनमी। तो ऐसी इकॉनमी जिसमें फैक्टर्स जो हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको इतना एक्सेसिवली यूज़ किया जाए कि उनका काम ही खत्म हो जाए, तो ऐसी इकॉनमी को हम डेप्रिशिएटेड इकॉनमी कहते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन इकॉनमी हैड टर्न्ड इनटू अ डेप्रिशिएटेड इकॉनमी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो और ज़्यादा हालत खस्ता हो गई थी और हमारी इकॉनमी डेप्रिशिएटेड इकॉनमी बन गई। ड्यूरिंग वॉर पीरियड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स वर ओवरवर्क्ड यूजिंग अ लॉट ऑफ वेयर एंड टियर एंड डेप्रिसिएशन। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमें भी वर्ल्ड वॉर में एंगेज कर दिया, यहाँ से बंदे भी ले गए, यहाँ की फैक्ट्रियों के डबल ट्रिपल काम कराए और हमारे जो इकॉनमी है उसका काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टियर हो गया। ठीक है, हमारी इकॉनमी से पैसा लेके जंगे लड़ रहे हैं वो। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ। दीज मशीन्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड ड्यू टू वॉर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इम्पोर्ट देयर रिप्लेसमेंट। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं
जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यूज़ कर रही थी, ये मशीन्स इंडिया में तो बनी नहीं थी और इनको डबल ट्रिपल यूज़ कर करके इनकी बैंड बज गई मशीनों की। अब इनको बाहर से ला नहीं सक रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। कंसिक्वेंटली मशीन्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज हैड बिकम अनसर्विसेबल। तो ऐसी कई इंडस्ट्रीज में जो मशीनें थी उनकी तो सर्विस हो ही नहीं पा रही थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्रीज वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। तो इन कंपनियों में काम क्या होगा, फिर काम तो हो ही नहीं पाएगा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II इंडिया हैड सप्लाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू ब्रिटिशर्स एंड द एलाइज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और एलाइज को इतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए कि हमारे खुद के लिए बचे नहीं। रेलवे सिस्टम ऑफ द कंट्री वॉज ऑल्सो हार्ड प्रेस्ड ड्यू टू वॉर। देयर वॉज tremendous depreciation of the railway equipments having an adverse effect on the railway traffic। तो रेलवे का इतना एक्सेसिव यूज़ हो गया कि उसको रिपेयर भी नहीं कर पाए और जो हमारे लिए जो रेलवे की फैसिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं बची जितना उन्होंने यूज़ कर ली। समझ की बात, वैसे तो बनाई भी अंग्रेज़ों ने थी मगर उन्होंने इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया और उसको रिपेयर वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि सारी मशीनें तो बाहर से ही आती हैं ना, तो बाहर से ला नहीं सक रहे थे उस टाइम क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो इसलिए जो इकॉनमी है हमारी उसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई। नेक्स्ट ई पॉइंट आ जाता है डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी। इन 1947 ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया केम टू एन एंड। ये तो सबको पता ही है। कंट्रीज इकॉनमी वॉज पार्टीशनड बिटवीन इंडियन इकॉनमी एंड द पाकिस्तानी इकॉनमी। तो हमारी इकॉनमी जो है डिसइंटीग्रेट तोड़ दी, इंडियन इकॉनमी एंड पाकिस्तानी इकॉनमी अलग अलग कर दी। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड इट्स इकॉनमी। अब पार्टीशन की वजह से जो पूरी की पूरी इंडियन इकॉनमी है वो टूट के रह गई। ठीक है, कैसे? कंसिक्वेंटली इंडियन इकॉनमी नाउ एक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी और पार्टीशनड इकॉनमी। तो जैसे ही हमारी इकॉनमी तोड़ी, हमारा कंट्री जो ब्रिटिशर्स ने तोड़ा, उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी की जो खासियत है वो भी हमारे अंदर आ गई। तो पार्टीशन हैड द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकॉनमी। तो पार्टीशन की वजह से इंडियन इकॉनमी में कई असर पड़े, बुरे असर पड़े। वो कौन कौन से थे? नंबर 1, फूड प्रॉब्लम, खाने के लाले पड़ गए हमें। ठीक है ना, खाने की दिक्कत आ गई काफ़ी। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 82% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 77% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया केम टू इंडिया शेयर। इंडिया के पास क्या क्या आया? इंडिया के पास 82% पॉपुलेशन आ गई और 77% जोग्राफिकल एरिया आ गया। ठीक है, लार्ज फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेज इन इंडिया। तो वेस्ट पाकिस्तान जो है, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, उसके पास काफ़ी अच्छा एरिया चला गया जो कि काफ़ी ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड है, वो फूड प्रोड्यूसिंग लैंड है, वो वहाँ चला गया। तो हमारे यहाँ पे जो है शुरुआत के टाइम पे अकाल पड़ गए कि भाई खाने की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान हैड irrigation facilities on 45% of net zone area as against 90% of net zone area in India। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो अब का पाकिस्तान है, इसके पास जितना भी एरिया है उसमें 45% एरिया जो है वो इरीगेटेड लैंड है। ठीक है, जहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। बट इंडिया में देखें सॉरी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इंडिया में देखें तो सिर्फ 19% एरिया ही उस टाइम पे था जो इरीगेटेड एरिया था। After partition, West Pakistan became a surplus food producing area and India a food deficit country। तो जो पाकिस्तान था वो तो फूड सरप्लस बन गया क्योंकि वहाँ तो फूड काफ़ी ज़्यादा उगता था और इंडिया एक फूड डेफिसिट कंट्री बन गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो पार्टीशन से जो आता है वो है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होगी। आफ्टर पार्टीशन लार्ज कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान एंड लार्ज जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश है। ठीक है, तो लार्ज एरिया जो कॉटन प्रोड्यूस करता था वो तो आपके पाकिस्तान के पास चला गया और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो सारे के सारे बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखो, प्रोडक्शन तो पाकिस्तान में हो रही है कॉटन की, मगर कॉटन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इंडस्ट्रीज़ तो खाली की खाली रहेगी जब पार्टीशन हुआ। दूसरी तरफ जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो तो बांग्लादेश में है, मगर जूट की जो इंडस्ट्रीज़ है वो वेस्ट बंगाल में थी, तो वो भी पड़ी की पड़ी रहेगी क्योंकि कंट्री डिवाइड हो गया। आफ्टर पार्टीशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड जूट इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिला क्योंकि कंट्री डिवाइड होगी। दिस शॉर्टेज वॉज सो सीरियस दैट सम ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर क्लोज डाउन। फैक्ट्रियाँ बंद होगी। समझिए बात, इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। तो इंडिया डिपेंडेंट हो गया कि रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें कि हमारे पास लिमिटेड मार्केट रह गई। सम ऑफ द वेल डेवलप्ड मार्केट्स और मंडीज
went to West Pakistan and East Pakistan like कराची, लाहौर, ढाका, इस्लामाबाद, सिंध एटसेट्रा। तो जो मंडीज थी और मार्केट्स थी वो हमारे हाथ से तो चली गई। जैसे पाकिस्तान में जो है लाहौर में मंडी थी, कराची में मंडी थी, इस्लामाबाद में मंडी थी, सिंध में मंडी थी, वो तो पाकिस्तान में चली गई, जिसको वेस्ट पाकिस्तान भी कहते थे उस टाइम पे। तो ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ढाका, वहाँ पे भी काफ़ी तगड़ी मार्केट थी, मंडी थी, वो भी वहाँ चली गई। इट क्रिएटेड हर्डल इन द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचने की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ गई। नेक्स्ट, डिसलोकेशन ऑफ मासेस। लोग खज्जल ख्वार हो गए, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से इस कंट्री आने जाने शुरू हो गए, तो लोगों की काफ़ी खज्जल ख्वारी हुई, जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। पार्टीशन रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ मासेस फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। इंडिया से पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया में जा रहे हैं, तो ये बड़ा चक्कर पड़ा लोगों को। इट रेंडर्ड मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस। लोगों को अपने घर छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आना पड़ा। रिलीफ कैंप्स वर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग टेम्परेरी शेल्टर टू माइग्रेटेड पॉपुलेशन। तो जो भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी उसको सेटल करने के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए गए दोनों साइड पे। इट वाज अ चैलेंज टू सेटल अ ह्यूज माइग्रेटेड पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो माइग्रेट होके हमारी कंट्री में आ रही थी, उसको सेटल करना भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और ये कहते हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ इंडिया में, और ये माना जाता है कि चंडीगढ़ को बसाया गया था, जो बाहर से, जो पाकिस्तान से जो पॉपुलेशन आई थी उनको सेटल करने के लिए चंडीगढ़ को उस टाइम पे बसाया गया था। ठीक है। इट टुक ईयर्स फॉर दीज माइग्रेटेड पीपल टू केम टू नॉर्मेलसी। तो इन लोगों को जो अपने घर बार छोड़ के आए हैं, इनको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी कई साल लग गए, कई डेकेड्स कह सकते हो। गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन सेटलिंग दीज पीपल। इट बैडली अफेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा इन लोगों को सेटल करने के लिए, और सरकार का जब पैसा खर्च होता है तो सरकार फिर डेवलपमेंट के लिए कम पैसा रह जाता है सरकार के पास, तो इससे हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफ़र हुई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैड इफेक्ट ऑन रेलवेज। इनिशियली व्हेन रेलवे लाइंस वर सेट अप, नो वन हैड एन आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑन द नेशन। जब शुरुआत में रेलवे लाइंस बिछी थी, जो ब्रिटिशर्स ने बिछाई थी, तो किसी को क्या पता था कि भाई पार्टीशन हो जाएगी। ठीक है। द पार्टीशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर रेलवेज के लिए प्रॉब्लम आ गई। द रेल नेटवर्क हैड टू बी रीऑर्गेनाइज्ड एज सम ऑफ द रेलवे लाइंस क्रॉस द बॉर्डर एंड पास थ्रू टेरिटरीज विच हैड गॉन टू पाकिस्तान। तो रेलवे लाइंस तो क्रॉस करती थी इधर उधर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कई रेलवेज ऐसी फिर से रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि जो रेलवे की जो मूवमेंट है, लोगों की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, या गुड्स की जो मूवमेंट है वो आसान हो जाए। सो द रेल रूट्स हैड टू बी डाइवर्टेड विच रिक्वायर्ड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। तो रेल रूट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई गवर्नमेंट की। इट टुक लॉन्ग टाइम टू रीऑर्गेनाइज रेलवे लाइंस विच ऑल्सो क्रिएटेड हर्डल इन स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो इससे रेलवे लाइन जब तक सही नहीं हुई, जब तक रीऑर्गेनाइज नहीं हुई, तब तक भी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है और लोगों की जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है। इट हैड बैड इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोगों की मूवमेंट या गुड्स की मूवमेंट अच्छे से ना हो पाए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। जो अब इंडिया के ऊपर जो कर्जा पड़ा था वो किस हिसाब से डिवाइड होगा, ये भी तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कंट्री डिवाइड होगी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, द एसेट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इंक्लूडेड कैश, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज, पाउंड स्टर्लिंग्स एटसेट्रा वर डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज पर एग्रीड प्लान। जो भी पार्टीशन के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसके जितने भी पैसे थे, कैश था, गोल्ड था, या पाउंड थे, या फॉरेन सिक्योरिटीज़ थी, उसको इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग प्री पार्टीशन डेट्स, दैट इज अनपेड लोन्स विच वर टेकन बाय इंडिया बिफोर पार्टीशन, ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी तरीके से जो इंडिया के ऊपर डेट था, थोड़ा बहुत कर्जा था, वो भी इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। ऑन अकाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड डेट्स, पाकिस्तान वाज सपोज टू पे सर्टेन अमाउंट टू इंडिया, बट स्टिल पाकिस्तान ओज इंडिया ₹300 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्री पार्टीशन डेट। ठीक है। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान से जो है, मतलब पाकिस्तान अभी भी इंडिया का देनदार है। ऐसा माना जाता है कि अभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के 300 करोड़ रुपए देने हैं उस डेट के हिसाब से। ठीक है। इन दिस वे proportionate assets of RBI were transferred to Pakistan as per plan, but regarding proportionate partition of debt, ₹300 crore is outstanding till date, which implies huge financial loss to India. तो उस टाइम पे जो
पैसे लेने थे पाकिस्तान से वो तो पाकिस्तान ने दिए नहीं, और जो हमसे लेने थे वो पाकिस्तान ने ले लिए। तो अब 300 करोड़ भी उस टाइम पे अगर हमें मिल जाता तो क्या पता हमारी पोजीशन पहले से बेटर होती है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है डिसलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो रेजिडेंशियल एरियाज भी डिसलोकेट हो गए पार्टीशन की वजह से, और इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई और वहाँ से शिफ्ट करके इंडिया में आनी पड़ी, या इंडिया से शिफ्ट होकर वहाँ जानी पड़ी। आफ्टर पार्टीशन बॉर्डर वॉज लेड आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद तो बॉर्डर लग गया वहाँ पे। दिस बॉर्डर एरिया वॉज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एंड ह्यूज एरिया, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज फेल इन दिस बॉर्डर एरिया और इन द विसिनिटी ऑफ द बॉर्डर एरिया। तो काफ़ी जो रहने के इलाके हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये बॉर्डर के आसपास या बॉर्डर के उस साइड चले गए। दीज हैड टू बी शिफ्टेड टू अदर प्लेसेज। द डिसलोकेशन ऑफ सच इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड विलेजेस हिंडर्ड द नॉर्मल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर वहाँ से शिफ्ट होके थोड़ी दूर सेटल करना है, या फिर फैक्ट्रीज या फिर जो घर या जो विलेजेस एकदम बॉर्डर के ऊपर आते हैं उनको भी शिफ्ट करना है, तो इससे नॉर्मलसी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हर्ट कर गई, हिंडर कर गई। तो लोगों की जो ज़िंदगी थी वो आम तरीके से नहीं जी पाए, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस हर तीसरे दिन लड़ाई, ये झगड़ा वगैरह वगैरह, समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस। पार्टीशन लेड टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन इंडिया। पार्टीशन में क्या हुआ, जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान में चले गए, इंडिया में उनकी कमी हो गई। मोस्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स वर मुस्लिम्स एंड दे माइग्रेटेड टू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ज़्यादातर जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो उस टाइम पे जो कारीगर हाथ का काम जानते थे वो मुस्लिम्स थे, या तो वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए या वेस्ट पाकिस्तान में चले गए। इट रिजल्टेड इन स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इससे जो ये जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेसिव वॉयलेंस। मार धाड़ बहुत ज़्यादा हुई, इसके ऊपर काफ़ी पिक्चरें या मूवीज़ भी बनी हुई हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कंट्रोल में नहीं रही, हिंदू मुसलमान फसाद हो गए। देयर वर मैनी इंस्टांसेस ऑफ कम्युनल रॉयट्स, bloodshed, violence, etc. in various parts of the nation, resulting in huge loss of life and wealth. तो लोग भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी को मतलब लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई, मार धाड़ एकदम, ब्लड शेड कह सकते हो, या फिर एक दूसरे का कत्ल करी जा रही हैं, ठीक है। हिंदू मुसलमान फसाद हो जा रहे हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, समझ की बात, जो कि बिल्कुल मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मार धाड़ वाले जो पॉइंट्स है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन, फॉरेन ट्रेड जो था उसका कंपोजिशन ट्रेड चेंज हो गया। पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड इट्स एडवर्स इफेक्ट on the composition of India's foreign trade. Before partition, India used to export cotton. India partition से पहले cotton, jute, food grains, etc. export करता था. But after partition, India was forced to import these products. क्योंकि ये industries तो हैं हमारे पास, मगर जो fields हैं वो तो नहीं है ना जो ये चीज़ें बना रही हैं. On account of uncertain supply of raw material, production and export of jute manufacturers and cotton textiles fell sharply. तो जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। तो हम जो पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे ये चीज़ें, अब हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, और इससे हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। इससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कॉम्पोजिशन में काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एफ पॉइंट, कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर टू इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी वॉज अ कॉलोनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री थी वो तो ब्रिटिशर्स के लिए कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड आवर इकोनॉमी इन देयर ओन इंटरेस्ट। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। दे कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। उन्होंने हमारी डोमेस्टिक कंपनियों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फोर्स इंडियंस टू बाय बाय गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। उनका मेन मकसद ये था कि हमारा सामान कम बिके और उनका सामान, जो ब्रिटिशर्स का सामान है जो वो बाहर से बना के लाते हैं, उनका ज़्यादा बिके। दे फोर्स्ड इंडियंस टू ग्रो दीज क्रॉप्स विच कुड बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि वो क्रॉप्स लगाओ जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, वो यहाँ से सस्ते रेटों पे ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो क्रॉप्स विच could be used as dyeing material in the textile industry in England, ठीक है। उन्होंने अपने जो उनको सामान चाहिए उसको फोर्स करते थे फार्मर्स को उगाने के लिए। ब्रिटिशर्स forced India to export raw material to British industries at a very low price and import
फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड एट अ हायर प्राइस। तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ पे सामान बना के यहाँ पे हमें मतलब अच्छे खासे प्राइस पे बेचेंगे, और उस प्राइस पे बेचेंगे जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइस है उससे कम, ताकि हमारे लोग हमारा सामान ना खरीदें, उनका सामान खरीदें। सो दैट वे Indian economy was a colony to Britishers. Britishers even committed atrocities on Indian artisans so as to face them to close their domestic cottage industries. तो ब्रिटिशर्स ने इतने जुल्म किए हैं हमारे ऊपर कि इनके ऊपर तो पता नहीं कितनी किताबें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यही बात बताऊँगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए, जिससे हमारी जो लोकल आर्टिसंस थे उनको अपना काम बंद करना पड़ा। ठीक है। आर सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन गुड्स। जो विलेजेस सेल्फ सस्टेनिंग थे, अपना काम खुद करते थे, बार्टर सिस्टम टाइप चलाते थे, वो भी फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट हो गए। इट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो इससे काफ़ी ज़्यादा गरीबी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट फैली, बेरोजगारी या बेकारी जिसको कहते हैं, और जो हमारी वेल्थ है वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स की जेब में चली गई। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट फैमिन्स। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया विटनेस्ड फ्रीक्वेंट फैमिन्स। भुखमरी पड़ जाती थी। कैसे? ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1908 इंडिया फेस्ड 20 फैमिन्स। 20 फैमिन्स आए। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ब्रिटिशर्स forced the farmers to cultivate commercial crops which resulted in food grain shortage। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया फार्मर्स को कि तुम कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है। तो अब जब वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे तो खाने पीने की चीज़ें तो कम उगेंगी। एक्सेसिव एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्टेजेस इन इंडिया। तो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट कर देते थे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते थे, उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी शॉर्टेज होगी। मोर ओवर एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और ऊपर से रेनफॉल पे डिपेंड करता था। रेनफॉल नहीं होते थे तो भूखमरी होगी, क्योंकि सामान ही नहीं पैदा हुआ। इन 1943 ऑल्सो सिवियर फैमिन वॉज विटनेस्ड इन बंगाल, किलिंग अबाउट 30 लाख पर्सन्स। तो ये डाटा आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए पेपर में। फैमिन्स टुक मिलियंस ऑफ लाइव्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फैमिन्स की वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मरे हैं। फॉलोइंग वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट फैमिन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फैमिन्स हैं उनके मेन वजह क्या थी? नंबर 1, मोर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। रेनफॉल होगी तो फसल होगी। इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इरिगेशन फैसिलिटीज वर वेरी वीक। तो ना के बराबर थी। नो एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए भी इतना जोर नहीं लगाया गया। एग्रीकल्चर वॉज प्योरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शोड हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी टू मानसून। वही मानसून आएंगे तो हो जाएगी फसल, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। द इवेंट ऑफ ड्रॉट इन द इवेंट ऑफ ड्रॉट the agriculture production suffered resulting in acute shortage of food grains। तो जब भी ड्रॉट सूखा पड़ जाता था तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, फूड ग्रेन्स नहीं उग पाएंगे। इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल ऑल्सो द फ्लड्स बैडली डैमेज द क्रॉप्स। अगर बारिश कम हुई तो भी टेंशन, तो भी स्यापा, और अगर बारिश ज़्यादा हुई तो फ्लड्स आ गए तो भी स्यापा। तो एग्रीकल्चर तो जुआ होगी ना एक टाइप की। सेकेंड, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ब्रिटिशर्स फोर्स द पेजेंट्स टू सेल देयर फूड ग्रेन्स टू देम एट अ वेरी लो रेट्स फॉर देयर फर्दर एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया जो किसान है उनको कि हमें सस्ते रेटों पे अनाज दो ताकि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। दिस एक्सपोर्ट क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी में तो रहे नहीं फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट, हाई फूड प्राइसेस। मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू हाई फूड प्राइसेस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, लाइक ए, लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ही कम हुए। बी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंग्लैंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। एक तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होना, दूसरा जितने बने हैं फूड ग्रेन्स उनको भी बाहर एक्सपोर्ट कर देना, और तीसरा होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड ब्लैक मार्केटियर्स विद अ व्यू ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इंक्रीज प्राइजेस। और तीसरी वजह थी कि जो होर्डिंग कर लेते थे, जो जमाखोरी कर लेते थे, वो उसकी वजह से मार्केट में प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे। ठीक है। तो इन तीन वजह से जो फूड प्राइसेस ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस। हाई फूड प्राइसेस हैड वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन पुअर मासेस हु कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज हाई प्राइस फूड ग्रेन्स। तो उनके पास तो इतने गरीबों के पास तो पैसे ही नहीं होते थे कि वो फूड ग्रेन्स खरीद पाएँ। इस वजह से भुखमरी उनको पड़ जाती थी। ठीक है। मतलब बहुत बुरे हाल में हो जाते थे। इट वॉज नॉट दैट द फूड ग्रेन्स वर नॉट अवेलेबल, बट दे वर अवेलेबल एट अ
प्राइस एट दैट प्राइस विच वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर पर्सन। तो लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो फूड ग्रेन्स इवन खरीद भी पाए। सम इकोनॉमिस्ट नेम्ड सच फैमिन्स एज परचेजिंग पावर फैमिन्स। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इसको परचेजिंग पावर फैमिन्स कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे कि खरीद पाएँ। पैसे मतलब महंगाई क्यों होगी? क्योंकि एक तो प्रोडक्शन कम हो रही थी, दूसरा आर्टिफिशियल स्कार्सिटी में जाने के लिए उन्होंने होर्डिंग की हुई थी जो जमाखोर थे, ठीक है, और तीसरी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो फूड ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ज़बरदस्ती कमर्शलाइज करना मतलब कमर्शियल क्रॉप्स उगाने को फोर्स करना फार्मर्स को। और आजकल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम घर के लिए नहीं उगाते, किसान मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। तो उस टाइम पे फूड ग्रेन्स को हटा के बाकी इंडिगो क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स करना, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था। इस पॉइंट में हम वो चीज़ लिखेंगे। ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट, टी, कॉटन, कॉफी, शुगरकेन एटसेट्रा। बिफोर ब्रिटिश रूल फार्मर्स मेनली कल्टिवेट फूड ग्रेन्स फॉर देयर सब्सिस्टेंस। फार्मर्स जो है जो ब्रिटिशर्स से आने से पहले वो क्रॉप्स उगाते थे जो उनके खुद के खाने के लिए, ताकि कुछ भी हो जाए भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। समझ की बात। फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की एक्यूट शॉर्टेज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ आर्टिसंस, craftsmen and other laborers from urban areas to rural areas to look for employment in the agriculture। जैसे जैसे ये जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जैसे ये बंद होगी ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से, तो ये सारे लोग मुंह उठा के फिर से विलेजेस में आ गए कि भाई कम से कम एग्रीकल्चर तो कर लेंगे। बट द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज डिपेंडेंट ऑन वेगेरीज ऑफ रेनफॉल। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर तो अनसर्टेनिटीज़ पे डिपेंड करता था। बारिश होएगी तो ठीक है, बारिश नहीं होगी तो काम तमाम समझो। इन केस ऑफ नो रेनफॉल और एक्सेसिव रेनफॉल द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस रिमेन्ड सस्पेंडेड। अगर नो रेनफॉल हुई तभी एग्रीकल्चर का काम तमाम, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हुई, फ्लड हुई तो भी एग्रीकल्चर खत्म। द लैंडलेस एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर लेबर्स हैड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स थे जिनका काम ही एग्रीकल्चर लेबर का है, वो तो उनको तो जॉब ही नहीं मिली। These people did not have any savings to purchase food grains and meet other expenses। उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे, वो तो डेली वेजर टाइप काम करते थे, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे कहाँ से। It caused purchasing power famines for such landless agricultural laborers। तो उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी, तो भुखमरी इसलिए फैल गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट आ जाता है नो इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट फैमिन्स। फैमिन्स को प्रिवेंट करने के सरकार ने कोई मेजर नहीं लिए, इफेक्टिव मेजर नहीं लिए, इक्का दुक्का मेजर लिए होंगे। ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट constituted famine commissions from time to time to prevent famines, but their suggestions were never accepted। तो सरकार ने कमीशन तो बना दी फैमिन को कंट्रोल करने के लिए, मगर उसकी कमीशन की जो भी सजेशंस वगैरह होती थी, सलाहें होती थी, वो कोई मानता ही नहीं था। डिस्पाइट the death of millions of people due to famines, Britishers did not adopt any long-term famine preventive policy। तो इतने लाखों लोग मर गए, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कोई अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की फैमिन्स को प्रिवेंट करने के लिए। लैक ऑफ इफेक्टिव फैमिन प्रिवेंटिव पॉलिसी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फ्रीक्वेंट फैमिन्स इन इंडिया। तो इस वजह से जो उन्होंने कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, लाखों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो भी कोई मतलब सही बात नहीं थी। तो सरकार, जो उस टाइम की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया फैमिन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप में बनता है, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन 15 या 20 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।